Good afternoon, student. Today we study about or we discuss about the acne conglobata. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था एक्ने वल्गैरिस के बारे में, कल जो मैंने वीडियो में अपलोड किया है. आज हम एक्ने conglobata के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन. यहाँ पे मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है. इट इज एन अनकॉमन एंड अनयूजुअल severe type of acne, unknown cause that start in the middle adulthood. It is characterized by borrowing and interconnecting abscess and irregular scars. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अनकॉमन और अनयूजुअल टाइप है. ठीक है, एक सीवियर टाइप है, कि एक सीवियर टाइप की डिजीज है, मतलब ये कॉमनली हमको देखने को नहीं मिलती है ना. तो ये स्टार्ट कब होती है? हमारे मिडिल एडल्टहुड में. मिडिल एडल्टहुड में ये क्या होती है? स्टार्ट होती है. उसके बाद ये क्या है, एक ये कहाँ से बोरो होती है, मतलब ये किस वजह से डेवलप होती है? ये डेवलप होती है इंटरकनेक्टिंग एब्सिस से, ठीक है, और किसी इरेगुलर स्कार से. ठीक है, इस तरीके से. तो ये क्या है? एक्ने conglobata, राइट, इसको कहा गया है. क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका कॉमन पैप्यूल्स जो होते हैं, या पस्टूल्स जो होते हैं, नोड्यूल्स जो होते हैं, सिस्ट होता है ना, या स्कार्स के जो आउटब्रेक्स होते हैं उसकी वजह से, या फिर बैक. और ये होता कहाँ कहाँ पे? बैक में, बटक्स में, ठीक है, चेस्ट में, ठीक है, कम होते हैं. फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं और प्रूलेंट डिस्चार्जेस रिलीज करते हैं और फाउल ऑर्डर के साथ रिलीज करते हैं, राइट. तो मैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताती हूँ आपको. What are the clinical manifestation of it? The clinical manifestation of this is क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इसका देखो, रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? कि उसका एक रीजन है कि ये अननोन स्कार की वजह से. और या फिर अगर तो आपको रिस्क फैक्टर और इसकी इटियोलॉजी लिखनी ही है तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, किसी पैप्यूल्स की वजह से, किसी पस्ट्यूल्स की वजह से, नोड्यूल्स की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है ना. लेकिन अभी यहाँ पे हम इसकी वजह से क्या क्या होता है वो लिख रहे हैं. क्लियर? तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं? कमडन्स आर क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहला है पैप्यूल्स. ओके, फिर पस्ट्यूल्स, ओके. देन आफ्टर दैट नोड्यूल्स, देन सिस्ट, उसके बाद स्कार. अब ये होते कहाँ पे हैं? ऑन बटक्स, ओके, बैक, ठीक है. और फिर ये क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं. क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीपल ओपनिंग के साथ, having a purulent discharges. Okay, with foul smell. So here क्या क्या चीजें हो सकती है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है.
पैप्यूल्स हो सकते हैं, पस्ट्यूल्स हो सकते हैं, नोड्यूल्स हो सकता है, ठीक है, और सिस्ट भी फॉर्म हो सकता है। अब ये सारी चीजें स्कार के भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, कहाँ पर हो रही है, बटक्स और बैक एरियाज में। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बैक में और बटक एरिया में। फिर मल्टीपल ओपनिंग के साथ, मल्टीपल ओपनिंग होती है। उसके बाद ये क्या करता है, प्लूरल डिस्चार्जेस करता है। वहां पे डिस्चार्जेस होने की वजह से फाउल सी स्मेल आती है, ठीक है, प्लूरल डिस्चार्जेस विद फाउल स्मेल। ये क्या है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आफ्टर दैट वी हैव कम टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या ही होगा इसका, एक्ने डायग्नोस्ड फ्रॉम द लोकेशन एंड अपीयरेंस फ्रॉम द लीजन। लीजन की वजह से, लीजन जैसे अपीयरेंस हो जाता है उसका। इफ पेस्ट्यूल्स प्रेजेंट है तो उसका कल्चर करेंगे, ठीक है। डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो उसको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उस जगह को हम डील करेंगे उस इन्फेक्शन के साथ, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बताती हूँ। So here the diagnostic evaluation is so what is the diagnostic evaluation here? क्या क्या है, acne is diagnosed, यहाँ पे using the another color of pen so you may be understood very well. Acne is diagnosed as from the location and appearance, okay, appearance of lesion, lesions, ठीक है। if pustules is present, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर पस्ट्यूल प्रेजेंट है तो क्या करना है, कल्चर, देन दे कल्चर कल्चर करना है किसका, उसमें से जो डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक्ने क्या डायग्नोस कर रहा है, उसकी लोकेशन और उसके अपीयरेंस के हिसाब से, ठीक है। ये उसकी लोकेशन और उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उस लेजन को वो करना है। पेस्ट्यूल्स क्या है, पेस्ट्यूल्स अगर प्रेजेंट है वहां पे तो आप उसके जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं उसमें से जो पस या व्हाटएवर जो भी रिलीज हो रहा है उसका क्या करोगे, कल्चर करोगे, राइट। उसके बाद अगर एनिडल ड्रेनेज हो रहा है तो इस जगह पे अगर अदर चीज का ड्रेनेज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या करना है, एंटीबायोटिक का यूज करना है, राइट। यहाँ पे क्या करना है, एंटीबायोटिक्स का यूज करना। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट की, डायग्नोसिस समझ में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डेफिनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने ये देखा कि अगर पेस्ट्यूल प्रेजेंट है तो कल्चर करना है, नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे अगर कोई अनदर टाइप का डिस्चार्जेस हो रहा है तो इट मे बी कॉज बाय द or it may be happen by the bacterial viral infection.
सो दैट हमें वहाँ पे क्या करना है, एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो, इफ़ नीडेड. Okay, then we have come to the medical management. तो what the medical management is said, पहले तो डाइट मैनेजमेंट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट एंटी एक्ने मेडिसिन, फिर एंटीबायोटिक्स. सबसे पहली प्रायोरिटी हमें डाइट को ही मैनेज करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ हमारा डाइट पैटर्न अगर अच्छा नहीं है तो फिर हमारे लाइफस्टाइल पे अफेक्ट करेगा, इट विल बी अफेक्टेड. सो दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, डाइट थेरेपी, एंटी एक्ने मेडिसिन लेनी है, एंटीबायोटिक्स लेनी है. क्लियर? सो हियर medical management. और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहले मैं आपको एक्ने कॉन्ग्लो बाटा बता रही हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ने रोस्किया. ठीक है, रोस्किया और एक्ने कॉन्ग्लोबाटा, ये दो तरह की डिजीज है जिसको हम पढ़ेंगे. तो अभी ये फर्स्ट पार्ट में मैं डालूंगी, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा जो कि एक्ने डिसऑर्डर में ही आता है. ठीक है, इसमें 3 डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं. कल हमने पढ़ा था एक्ने वल्गैरिस जो कि बड़ा था, उसको भी शायद मैंने 2 पार्ट में ही डाला. उसके बाद हम एक्ने रोस्किया पढ़ेंगे और एक्ने कॉन्ग्लोबाटा. तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्ने कॉन्ग्लोबाटा, उसके बाद हम दूसरी वाली डिजीज कवर करेंगे. ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट पार्ट, सो यू मै इजी टू अंडरस्टैंड. सो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला आता है यहाँ पे डाइट मैनेजमेंट. ओके, डाइट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे डाइट थेरेपी में क्या क्या चीजें आएगी. हाई ग्लूकोज लोडेड डाइट ट्रिगरिंग food are limited, otherwise no dietary restricted or imposed on a person. हाई ग्लूकोज डाइट ट्रिगर कर रही है मतलब फूड को. कोई भी जंक फूड कुछ भी, अगर आपको एक्ने से रिलेटेड डिजीज है तो आपको डाइट में जंक फूड नहीं लेना, तला भुना खाना नहीं खाना, राइट. तो यहाँ पे वही, तो यहाँ पे क्या है, हाई ग्लूकोज ट्रिगरिंग, ये ट्रिगर्ड भी लिख सकते हो. ओके, food are limited, then food are limited, otherwise no dietary restricted are imposed to a person. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एंटी एक्ने मेडिसिन के बारे में. ठीक है, क्या बात करेंगे, एंटी एक्ने ठीक है, एंटी एक्ने मेडिसिन जैसे कि क्या क्या हो गया यहाँ पे, टेरिटोनिन, टेरिटोनिन, ठीक है, या फिर आइसोटेरिटोनिन, बेंजोनाइल पेरोक्साइड. ठीक है, यहाँ पे आइसोटेरिटोनिन, फिर यहाँ पे आता है बेंजोनाइल peroxide. So these are the anti-acne medicine. Next we have come to the antibiotics medicine.
तो यहाँ पे क्या क्या होगा, इज इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, क्लेंडामाइसिन, टेट्रा clindamycin. So these are the antibiotics that can be used to treat the acne conglobata. ठीक है. Then we have come to the nursing management or nursing roles and responsibility to the एंटी एक्ने मेडिसिन कैसे देना है. तो ये चीज़ आप ध्यान से सुने, इसको मैं मेंशन नहीं करूँगी ब्लैक बोर्ड पे. क्या है, सबसे पहले कंटिन्यूसली गिवन टू द, मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं तो एब्रप्शन हो सकते हैं, अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं फीटस के, इट इज़ हाई रिस्क. सो अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर इस चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है. उसके बाद डू नॉट एडमिनिस्टर टू अ पर्सन विथ एक्साइमा और दोज हु आर हाइपर सेंसिटिव टू सन. अगर सन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वहाँ पे उस पर्सन को, और अगर उस पर्सन को एक्साइमा है तो उन पर्सन्स को भी ये चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है. नेक्स्ट इज एजुकेट द पर्सन रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड टेरिटोनिन या फिर रेटिन ए, ठीक है. आपको टेरिटोनिन मेडिसिन या टेरिटोनिन ड्रग के बारे में पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है. हियर यूज द क्रीम इन टेस्ट एरिया टू चेक द सेंसिटिविटी. क्रीम को क्या है, यूज करना है ना, और सेंसिटिविटी को चेक करना है, राइट. उसके बाद पी साइज अमाउंट लेना है क्रीम का. पी साइज अमाउंट इज सफिशिएंट फॉर द एंटायर फेस. आपको पी साइज मतलब बहुत ही थोड़ा सा लेना है अमाउंट, ओके. फिर अप्लाई द क्रीम टू ड्राई एंड क्लीन स्किन. ड्राई और क्लीन स्किन पे अप्लाई करना है. आपके फेस पे कोई मॉइस्चराइजर, किसी भी तरह का कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ओके. देन आफ्टर दैट इट इज डू नॉट अप्लाई क्रीम टू आई, माउथ और एंगल ऑफ नोज के यहाँ पर नहीं लगाना है. अवॉइड फ्रीक्वेंट फेस वॉश, ठीक है. जैसे और स्किन प्रिपरेशंस लगाते हैं ना, जैसे कि आफ्टर शेव और लोशन, अल्कोहल, मेथनॉल, ये सारी यूज़ करके उसके बाद नहीं लगाना है. दिस मेडिसिन कॉज टेम्पररी सिटिंग. ये जो मेडिसिन है ये टेम्पररी सेटिंग्स करती है. जैसे टीनोवेट हो गया है, पेंटावेट, ये सारी चीज़ें हैं ना टेम्परेरी सेटिंग के लिए होती है. ये लॉन्ग टर्म आप यूज़ नहीं कर सकते. इट विल लूज योर स्किन और इट विल हार्म योर स्किन. और सन क्रीम्स इनमें यूज़ नहीं करना है, ये इंक्रीज कर देगी सेंसिटिविटी को. अगर आप सन में जा रहे हो तो आप ये धूप में नहीं लगा सकते कुछ, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में. नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को टीच करना है शैम्पू और हेयर को 2 times वीक, मतलब ऑयल आने पे फेस पे प्रिवेंट रहना चाहिए. तो आप 2 से 3 हफ्ते में 2 से 3 बार आप सर धोए, ठीक है. एडवाइस टू ईट वेल बैलेंस्ड डाइट. हमेशा पेशेंट को बताओ कि वेल बैलेंस्ड डाइट, तो आप प्रिवेंट रहोगे डिजीज कंडीशन से, ठीक है. अवॉइड रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा. डू रेगुलर एक्सरसाइज, आई एम सो सॉरी, डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है. एडवाइस टू अवॉइड सन एक्सपोजर से दूर रहना है, ज़्यादा सन के कांटेक्ट में नहीं आना है. अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ लेजन्स लाइक स्क्वीजिंग. जो लेजन है उस जगह पे कई बार ऐसा होता है हम बर्स्ट करने लगते हैं, तो उसको बर्स्ट या स्क्वीज नहीं करना है, ठीक है. फिर अवॉइड फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ फेस एंड कमडन्स. जो आने पे हैं, जो आ रहे हैं, जो उग रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे आ रहे हैं, उनको बार बार हाथ लगाना नहीं है, फेस पे बार बार हाथ लगाना नहीं है. फिर मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंशियस ट्रीटमेंट टू द लास्ट 2 to 3 month. 2 से 3 महीने तक आपको ये ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से लेना है, ठीक है. स्ट्रेस रिडक्ट करना, स्ट्रैटेजीज लगानी है, जैसे योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, राइट. सो दिस इज द एक्ने कॉन्ग्लोबैटा, है ना.
अब इसका जो एक और जो डिजीज है उसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत हो या कोई भी परेशानी आ रही हो इसको समझने में, तो प्लीज लेट मी नो, ओके। और क्वेश्चंस पूछो ग्रुप पे भी, और वीडियो प्लीज देखो, और जूम मीटिंग पे आया करो, जिससे कि सारे क्वेश्चंस या थ्योरी पार्ट है हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू क्लास, थैंक यू।